आज की कहानी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। बल्कि साथ ही साथ हमने इस पार्ट में 2 सीजन कवर किए हैं, जिसकी वजह से आपको सीजन 1 देखकर सीजन 2 का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। आज से करीबन 1000 साल पहले इंसानों के ऊपर अचानक से कोई डीमंस ने हमला कर दिया था। वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि इंसान उनके सामने टिक नहीं सकते थे। पर डीमंस भी एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो यहाँ अर्थ पर इंसानों के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें इंसानों के ब्रेन की जरूरत होती है। और अगर वो इंसानों को खत्म कर देंगे तो इंसानों की आबादी खत्म हो जाएगी। अब डीमन ने और इंसानों ने हाथ मिलाया, जिसके बाद धरती के 2 हिस्से कर दिए गए। एक तरफ डीमन रहा करते थे और एक तरफ इंसान, और उन्हीं के बीच में कुछ ऑर्फेनेज क्रिएट किए गए हैं जहाँ पर छोटे छोटे इंसानों के बच्चों को पाला जाता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें डेट के अकॉर्डिंग उन्हें डीमन के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो डीमंस उनके ब्रेन से अपना पेट भरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही ऑर्फेनेज से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है। उनके केयर टेकर के तौर पर एक लेडी को रखा गया है, जिन्हें सब बच्चे अपनी मदर कहकर बुलाते हैं। उनका नाम बेला है। यहाँ पर बच्चों की हर चीजों का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि उन्हें ब्रेन एक्सरसाइज कराई जाती है, पढ़ाई और ब्रेन रिडल्स गेम के साथ ही साथ उनके फिजिकल बॉडी का भी ख्याल रखा जाता है। और इसके लिए उन्हें कई सारे गेम्स दिए हुए हैं। साथ ही वहाँ पर इतनी बड़ी जगह है कि वो दौड़ भाग भी कर सकते हैं। मतलब बच्चों को कहीं से पता नहीं लग सकता कि वो किस प्रॉब्लम में फंसे हैं। इसी तरह से सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। हम यहाँ पर 3 बच्चों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम एमा है, एक का नाम नॉर्मन और एक का नाम रे है। ये तीनों ही यहाँ पर पूरे ऑर्फनेज में सबसे समझदार हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि अब वो डेट आ चुकी है जब एक बच्चों को यहाँ से लेकर उन डीमन के पास लेकर जाना है। जिस बच्चे को ले जाना था वो बहुत छोटी है, लेकिन अब उसका टाइम आ गया था, इस वजह से उसे ले जाया जा रहा था। उसका नाम कोनी है। यहाँ पर सभी बच्चों की बहुत अच्छी दोस्ती है। कोनी सभी से कहती है कि उसका ड्रीम था कि वो बाहर की दुनिया में जाना चाहती है, और उसका ये ड्रीम अब पूरा होने वाला है। और वो कह रही थी कि वो बड़े होकर बिल्कुल अपनी मदर यानी कि बेला की तरह बनेगी। अब इसके बाद वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर बेला ही खुद अकेले उसे वहाँ गेट तक छोड़ने जाती है, क्योंकि गेट उनके ग्राउंड से बहुत ही ज्यादा दूर है। हम यहाँ अंदर देखते हैं कि अभी नॉर्मन और एमा देखते हैं कि कोनी अपना टेडी बियर भूल चुकी है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद थी। इस वजह से वो दोनों ही फैसला करते हैं कि वो उसे वापस लौटाएंगे। वैसे तो उन्हें वहाँ गेट की तरफ जाना मना है, लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि कुछ ट्रक खड़े हैं। अभी उन्हें कोनी या फिर उनकी मदर बेला कहीं पर भी दिख नहीं रही थी। तभी एक ट्रक के अंदर वो देखते हैं कि कोनी की बॉडी पड़ी हुई है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे और हैरान भी थे। कोनी यहाँ पर अब मर चुकी थी। अब तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है, इस वजह से वो ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। उन्हें लगा था कि वो कोई इंसान है, लेकिन वो असल में 2 डीमन थे। इन दोनों ने अभी पहली बार डीमंस को देखा था, इस वजह से वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वो अपना मुंह बंद रखते हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहते थे। हेलो गाइज, आज का वीडियो एक ट्रस्टेड बेटिंग वेबसाइट 1xbet द्वारा स्पॉन्सर्ड है। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो आप 1x पर बहुत सारे पॉपुलर ऑनलाइन गेम, लाइव कसिनोज खेल सकते हैं, और साथ आप स्पोर्ट मैचेस पर प्रिडिक्शन करके भी अर्न कर सकते हैं। 1x का सबसे अच्छा बात ये है कि डिपॉजिट एंड विड्रॉवल बहुत इजी है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही आपको 24/7 लाइव सपोर्ट भी मिलेगा। आप यहाँ बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट लाइक लेटेस्ट आईफोन, कार्स एंड और भी बहुत कुछ। सो गाइज, अभी जाओ एंड कमेंट पिन में लिंक से रजिस्टर करो, और फर्स्ट डिपॉजिट पर 42,900 INR तक का एक बड़ा बोनस प्राप्त करने के लिए मेरे प्रोमो कोड का यूज करना मत भूलना। लेट्स 1x। हम देखते हैं कि अभी वो डीमन कॉनी की बॉडी को ले जाते हुए बात कर रहे थे कि इंसान का मीट सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही यहाँ पर वो कह रहे थे कि ये अभी छोटी है, इसका मीट तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होगा। इसके बाद वो उसे एक कंटेनर में रख देते हैं। उनके बॉस के पास उसे ले जाया जा रहा था, लेकिन इससे पहले इसकी चेकिंग होती है तो एक दूसरा डीमन बताता है कि ये नॉर्मल मीट है, क्योंकि अभी ये बच्ची सिर्फ 6 साल की थी। यहाँ पर हाई क्वालिटी में बड़े बच्चों का माना जाता है, जैसे कि एमा और नॉर्मन, ये बड़े एज के बच्चे हैं। ये सुनकर अब एमा और नॉर्मन और भी ज्यादा डर गए थे। वैसे जब उन्हें मौका मिलता है तो वो किसी तरह से वहाँ से छुपकर भाग आते हैं। यहाँ पर आकर वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। इन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये करे क्या, क्योंकि ये वहाँ से भाग नहीं सकते। फिर भी नॉर्मन कहता है कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। इस चीज पर एमा कहने लगती है कि ये पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी वो सभी को बचाना चाहती है, क्योंकि एक दिन ये सारे ही मारे जाने वाले हैं और इन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला को अभी वहाँ ट्रक के पास से वो टेडी बेयर मिल चुका था, जो कि एमा और नॉर्मन वहाँ पर देने के लिए आए थे। इस वजह से अब वो समझ चुकी थी कि किसी ने उन्हें देख लिया है, पर उसे अभी तक ये नहीं पता था कि ये कौन है। जब वो वापस आती है तो वहाँ पर उसे देखकर एमा बहुत डरी हुई थी, लेकिन अभी बेला ने इस चीज को नोटिस नहीं किया था।
अगले ही दिन हम देखते हैं कि जब वो लोग गेम खेल रहे थे तभी एक बच्चा गायब था, जिसके बाद बेला अपने हाथ में एक डिवाइस निकालती है और वो उस डिवाइस में देखकर पता लगा लेती है कि वो बच्चा कहाँ पर है। उस बच्चों को बीच में चोट लगी थी, इस वजह से वो जंगल में खो गया था। असल में उनके ग्राउंड से थोड़ा ही दूर एक जंगल है, जो कि कहने को जंगल है, उसके दूसरी तरफ दीवार है। तो वहाँ से बेला उस बच्चे को लेकर आती है। अब इस चीज से एमा और नॉर्मन को पता लग चुका था कि बेला के पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे वो किसी के भी लोकेशन का पता लगा सकती है। इसका साफ मतलब यही था कि इन सभी की बॉडी में एक चिप लगी हुई है जो कि उस सब की लोकेशन बताती है। अब इन्हें किसी तरह से या तो उस चिप का पता लगाना था या फिर उस डिवाइस को गायब करना था। रात के टाइम हम देखते हैं कि जब सभी को खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा था तो नॉर्मन और एमा दोनों ही खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बेला आ जाती है, जो उनसे डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि क्या उस दिन तुम गेट पर आए थे। अब यहाँ पर एमा तो बहुत डर गई थी, लेकिन नॉर्मन बात को संभालते हुए कहता है कि नहीं, ये रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद बेला उनसे कोई सवाल नहीं करती। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप नहीं किया था। उन्होंने असल में प्लान को छुपाकर कंटिन्यू रखना चालू किया था। किसी को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और इनका प्लान का हिस्सा था कि उन्हें किसी तरह से टेबल क्लॉथ चोरी करना है, जिससे कि ये इतनी लंबी रस्सी बना सकते हैं कि जो जंगल के दूसरी तरफ बड़ी दीवारें हैं ये उसके ऊपर चढ़ पाए। जब वो उन रस्सियों को वहाँ पेड़ों के बीच में छुपा रहे थे तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। इन्हें लग रहा था कि शायद ये बेला है, लेकिन ये असल में रे था। जब ये लोग रे को अपना प्लान बताते तब इन्हें नहीं लगा था कि वो इनकी बातों पर भरोसा भी करेगा, लेकिन रे ने उनकी बात मान ली थी। वो ये सुनकर शॉक था कि एमा सभी को बचाना चाहती है। वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर टोटल 37 चाइल्ड्स हैं, इन्हें यहाँ से निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि उनमें से कई चाइल्ड तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। लेकिन एमा अपना प्लान ड्रॉप नहीं कर सकती थी। रे कहता है कि मैं कुछ सोचता हूँ। इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि बेला एक छोटे से बच्चे को वहाँ पर लेकर आती है। वो बताती है कि ये उनके ऑर्फनेज में अभी अभी नया आया है और अब उन सभी को भी इस छोटे बच्चे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। वैसे इस छोटे से बच्चे के सामान का ख्याल रखने के लिए एमा को कहा गया था। इस वजह से जब वो उस छोटे बच्चे को तैयार कर रही थी तभी वो उस छोटे बच्चे के कान पर एक रेड मार्क देखती है। वहाँ के सभी बच्चों के कान पर वो रेड मार्क था। उन्हें पहले लगता था कि शायद ये इस वजह से है क्योंकि जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें इंजेक्शन लगाकर उनका टेस्ट लिया जाता है कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, पर अब वो समझ गए थे कि असल में यही वो चिप है जिससे कि लोकेशन का पता लगता है। और वैसे हमें ये भी पता चलता है कि उस छोटे बच्चे के साथ में एक और लेडी आई थी जिसका नाम क्रोन है। ये यहाँ पर अभी बेला की मदद करने आई थी क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चे यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन क्रोन तो ये चाहती थी कि बेला को यहाँ से निकाल दिया जाए और उसके बाद इन सभी बच्चों के मदर का रोल उसे मिल जाए। अब आगे हम देखते हैं कि एमा ने सभी बच्चों की ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब उन्हें वहाँ से निकलना होगा तो उसके लिए उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। वो सभी बच्चों को एक टैग वाला गेम खिलाते जिसके लिए उन्हें जंगल में छुपना होगा। इस चीज के लिए वो तेज से भागते हैं जिससे उनकी फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से हो रही थी। लेकिन क्रोन को कुछ शक हो गया था कि शायद कोई तो गड़बड़ है। इस वजह से वो एमा और रे नॉर्मन के पास आकर कहती है कि वो जानती है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो, लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नॉर्मन कह रहा था कि इसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच में कोई धोखेबाज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला को ये सब बात पता चल चुकी थी कि क्रोन उसके खिलाफ है, यानी कि वो उसे वहाँ से निकलवाना चाहती है। इस वजह से बेला क्रोन पर गुस्सा करती है और उस पर चिल्लाती है कि अगर तुमने अपना दिमाग चलाना बंद नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इधर हम देखते हैं कि अभी रे नॉर्मन और एमा को पता था कि उनके बीच में कोई धोखेबाज है, लेकिन अभी उन्हें पक्के से नहीं पता था कि वो कौन है। वैसे उन्होंने अभी सभी बच्चों को ये नहीं बताया था कि जब उन्हें ले जाया जाता है तो असल में उन्हें डीमंस को दे दिया जाता है। वैसे इन तीनों को शक था अभी गिल्डा और डॉन नाम के दो बच्चों पर, क्योंकि वो इनकी ही एज के हैं और समझदार भी हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो किस कारण से उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर नॉर्मन उन्हें सच बताने का फैसला करता है। मगर यहाँ पर बस वो उन्हें ये बताता है कि असल में उन सभी को यहाँ से ले जाकर बेच दिया जाता है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। मगर जब वो चले जाते हैं तो यहाँ पर रे नॉर्मन से पूछता है कि तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया। तो नॉर्मन कहता है कि वो इस सच को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि डीमंस की बात पर बिना देखे भरोसा कर लेना ये थोड़ा मुश्किल है। वैसे नॉर्मन ये भी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि असली धोखेबाज कौन है, और वो रे को अपना प्लान बताता है। रात के टाइम हम देखते हैं कि गिल्डा अचानक से उठकर वहाँ से चली जाती है। एमा ने उसे देख लिया था, इसीलिए वो छुपकर उसका पीछा कर रही थी। यहाँ पर गिल्डा एक लेटर बेला के कमरे में खिसकाती है। दूसरी जगह जाकर वो अभी क्रोन से मिलती है। वहाँ पर जाकर जब क्रोन उससे इन्फॉर्मेशन मांग रही थी तो यहाँ पर गिल्डा ने साफ मना कर दिया था।
ये देखकर एमा खुश थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन और रे अभी अपनी रस्सियां लेने के लिए आए थे, लेकिन रस्सी उन्होंने जहाँ पर रखी थी वहाँ पर था नहीं, और इस रस्सियों की लोकेशन का पता उन्होंने डॉन को दिया था। रे कहता है कि इसका मतलब डॉन ही है वो धोखेबाज, मगर इस पर नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैंने डॉन को असली लोकेशन बताई ही नहीं थी और सिर्फ तुम ही थे जिसे इस लोकेशन का पता था, इसका मतलब वो तुम ही हो। अब रे इस बात से मना नहीं कर सकता था क्योंकि वैसे भी सिर्फ 2 ही लोगों को लोकेशन का पता था, तो साफ पता चल रहा था कि रे ने उन्हें धोखा दिया है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें धोखा दिया क्योंकि मुझे ऐसा करना था और इसके लिए उसका नंबर लेट आएगा, मतलब कि उसे जल्दी नहीं भेजा जाएगा नीमन के पास, मगर ये बात पक्की थी कि एक न एक दिन उसे भी यहाँ से भेज दिया जाएगा। नॉर्मन कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए हमारा एक काम करना होगा। अब तुम्हें मदर यानी कि बेला पर नजर रखनी होगी और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। साथ ही साथ तुम उसे वही इन्फॉर्मेशन दोगे जो कि हम उसे देना चाहते हैं। इस पर रे उसकी बात मान लेता है और अगले दिन हम देखते हैं कि रे एमा को भी ये बात बता देता है कि अभी तक वो सारी इन्फॉर्मेशन बेला को दे रहा था, लेकिन अब वो ऐसी गलती नहीं करेगा। अब एमा को भी उसकी बातें समझ आ जाती है। वैसे अभी इन्होंने डॉन और गिल्डा को खुद से थोड़ा दूर रखा था। जब भी वो कोई जरूरी बात करते थे तो उन्हें दूर खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। वैसे उन दोनों को ये टास्क दिया गया था कि उन्हें अभी क्रोन और बेला दोनों पर ही नजर रखनी है, जिसके लिए उन्होंने भी हाँ कर दिया था। बाद में हम देखते हैं कि इन लोगों को पता चलता है कि बेला के ऑफिस में एक सीक्रेट रूम है। इस बात पर वो और भी हैरान थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस रूम के अंदर क्या मिलेगा। वो गिल्डा और डॉन से वहाँ जाने को कहते हैं और कोशिश करते हैं कि बेला को वो दूर रखे। इस पर गिल्डा और डॉन हाँ नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देते हैं। जब वो वहाँ उस कमरे में किसी तरह से पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ से बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज मिलते हैं। ये सारे टॉयज असल में उन बच्चों के थे जो कि यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन ये टॉय वो अपने हाथों में लेकर गए थे। इस बात से अब गिल्डा और डॉन दोनों को ही ये बात समझ में आ जाती है कि सच में यहाँ पर चल क्या रहा है। अब वो वहाँ से वापस गए थे तो हमें पता चलता है कि अभी बेला ने रे को एक कैमरा दिया है, जिससे कि वो और भी अच्छे से नॉर्मन और एमा पर नजर रख सके। साथ ही यहाँ पर नॉर्मन रे से एक झूठी खबर बताने को कहता है। रे बताता है कि असल में नॉर्मन बेला यानी कि मदर को खत्म करने वाला है, इसीलिए बेला को संभल कर रहना चाहिए। बेला उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ एक दिन क्रोन एमा और नॉर्मन को रोक लेती है। वो उनसे कुछ जानकारी लेना चाहती थी, जो कि ये दोनों सच सच बता देते हैं, मगर उसे जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। अब उसके पास इतने सबूत तो इकट्ठा हो गए थे कि वो जाकर बेला की शिकायत कर सके कि वो बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख रही। हम देखते हैं कि बेला को शक हो गया था कि असल में रे उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि उसे नॉर्मन के पास से वो डिवाइस मिल गया था जो कि वो लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूज करती है। नॉर्मन ने ना जाने कब उसे चुरा लिया था। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अभी क्रोन जाकर उन दोनों की ही सीनियर, जिसे कि ग्रैंडमा कहा जाता है, उसके पास जाती है और सबूत बताती है, लेकिन बेला पहले ही उसे बता चुकी थी कि सब कुछ ठीक है और क्रोन बस उससे जलती है। इस वजह से वो उसकी पोजीशन को संभालना चाहती है और उसकी झूठी शिकायत करने आ रही है, जबकि ग्रैंडमा भी ये बात जानती थी कि वहाँ सब कुछ ठीक है और बेला ने पहले ही सारा सच पता लगा लिया है। इस वजह से यहाँ पर क्रोन को गलत साबित कर दिया जाता है और उसे डीमंस को खिला दिया जाता है। अब हम यहाँ वापस से ऑर्फनेज की तरफ आते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब बेला को पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि रे ने उसे धोखा दिया है, तो वो रे को एक कमरे में बंद कर देती है और वहाँ से एमा और नॉर्मन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। साथ ही उसने रे को भी ये बात बता दिया था कि जल्दी उसकी डेट आने वाली है, यानी कि उसे ऑर्फनेज छोड़कर जाना होगा। यहाँ से जब वो जंगल की तरफ निकलती है तब डॉन उसे देखता है कि वो बहुत गुस्से में जा रही है। इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ जाकर देखता है कि रे को कोई कमरे में बंद किया गया है, मगर वो रे को वहाँ से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी एमा और नॉर्मन दोनों ही उस बड़ी सी दीवार के पास खड़े थे। वहाँ पर जब बेला आती है तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि बस यहाँ पर वो खेलने के लिए आए हों, पर बेला को सब कुछ पता था। वो कहती है कि अब मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जब नॉर्मन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो एमा बेला पर हमला करने की कोशिश करती है। असल में नॉर्मन कोई चीज छुपाने वाला था, लेकिन यहाँ पर बेला ने एमा के पैर पर इतनी तेजी से मारा था कि अब वो चल भी नहीं सकती थी। साथ ही उसने तुरंत ही बैंडेज लगा दी थी और उसे वापस ले आई थी, मगर वो बाद में नॉर्मन को भी ये बात बताते हुए जाती है कि अब अगली जो डेट आने वाली है, यानी कि अगला जो बच्चा वहाँ से भेजा जाएगा वो और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन ही होगा। ये सुनकर नॉर्मन बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर बाद में वो समझदारी से फैसला लेता है। वो एमा और रे से कहता है कि ये लोग मुझे ले जाने वाले हैं, लेकिन हम हमारे प्लान को यहाँ पर रोक नहीं सकते। वो कहता है कि तुम्हें प्लान चालू रखना होगा। मैं एक डिवाइस पर काम कर रहा था जिसकी मदद से हम उस लोकेशन वाली चिप को डीएक्टिवेट कर सकते हैं और फिर पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। ये सुनकर वो दोनों हैरान थे, मगर वो दुखी भी थे कि अब नॉर्मन उनके साथ यहाँ से बचकर नहीं जा सकता।
पर इस पर नॉर्मन कहता है कि चिंता मत करो, मैं कुछ सोच लूंगा। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि जब सभी लोग खेल रहे थे तो यहाँ पर नॉर्मन बहुत ही स्पीड से वहाँ बड़ी वाली दीवार की तरफ चला गया था। वहाँ पर जाकर वो उसी टेबल क्लॉथ की मदद से किसी तरह उन दीवारों के ऊपर आ जाता है। यहाँ से वो दूसरी तरफ एक बड़े से जंगल को देख पा रहा था। वैसे बाद में जब बेला को पता चलता है कि एक बच्चा गायब है और वो नॉर्मन ही है, मगर जब वो अपने डिवाइस में चेक करती है तो वो नॉर्मन की लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर नॉर्मन आ जाता है। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि नॉर्मन आकर बताता है कि यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो दीवार है उसके ऊपर चढ़ने के बाद उसे पता लगा कि उन दीवारों के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खाई है जो कि बहुत लंबी है और वो सारे छोटे बच्चे उसे पार ही नहीं कर सकते। इसके बाद वो उन्हें सब कुछ समझाता है, क्योंकि वो आज पूरा दिन उन दीवारों के ऊपर घूमता रहा था। वो बताता है कि ये जगह हेक्सागन शेप की है, यहाँ पर चारों तरफ खाई है और यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रिज है, जिस ब्रिज से उन्हें उसी दिन ले जाया जाता है जिस दिन उनकी डेट होती है डेमन के पास जाने की। अगर इन्हें निकलना है तो इन्हें किसी तरह से उस खाई को ही पार करना होगा। मगर अब ये बात पक्की हो चुकी थी कि नॉर्मन उनके साथ नहीं जा सकता और अब धीरे धीरे नॉर्मन को ले जाने की डेट भी आ जाती है और बेला उसे लेकर जाती है। अभी एमा बहुत दुखी थी, वो नॉर्मन की तरफ भागती है और इसी बीच नॉर्मन उसे वो डिवाइस दे देता है जिससे कि वो लोग उस चिप को ब्रेक कर सकते हैं, जिसे ट्रैकर ब्रेकर कहा जा सकता है। इसके बाद नॉर्मन वहां से चला गया था और अब वो उसे कभी नहीं देख सकते और इस वजह से एमा और रे दोनों ही बहुत दुखी हो गए थे। साथ ही गिल्डा और डॉन ने भी अब होप खो दी थी। बेला तो ये चीज देखकर समझ गई थी कि अब ये लोग प्लान पर काम नहीं करेंगे और ऐसा ही था। ऐसे ही कई हफ्ते और महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे थे। वो बस उदास होकर पेड़ के पास खड़े रहते। अब बहुत टाइम बीतने के बाद रे की बारी थी। अभी 2 दिन बचे हुए थे। 2 दिन बाद उसे भी जाना था, लेकिन तभी एमा उसके पास आती है और यहाँ पर पता चलता है कि वो बस डिप्रेस होने का नाटक कर रहे थे और उनका प्लान पहले की तरह ही चालू था। लेकिन बेला को इस चीज के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो अपने प्लान पर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए नॉर्मन ने अपनी जान दी थी। वो इस प्लान को बीच में छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर रे बताता है कि उसने अभी तक जितनी भी हो सकती थी उतनी फ्यूल कैन जमा कर ली है। ये फ्यूल कैन यहाँ पर खाना बनाने के लिए आती थी और उनमें से वो चोरी करके कुछ कैंस अपने पास रख लेते थे, जिसकी वजह से उनकी गिनती का पता नहीं चलता था। और अब उनके पास ऐसी बहुत सारी हो चुकी है और अब वो तारीख भी आने वाली थी जिस दिन उन्हें यहाँ से भागकर निकलना है। भागकर निकलने के लिए सबसे जरूरी था बेला का ध्यान भटकाना, जिसके लिए वो फ्यूल कैन रे ने अपने सर पर डाल लिया था। ये देखकर एमा शॉक थी, लेकिन रे कहता है कि नहीं, नॉर्मन ने अपनी जान दी है यहाँ से निकलने के लिए। अगर हम कुछ भी कर कर यहाँ से निकल सकते हैं तो हमें वो करना होगा। रे कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाना जब तक मैं बेला का ध्यान भटकाऊंगा। वो अपने ऊपर उस फ्यूल को डालकर आग लगा लेता है। कुछ देर के बाद ये बात बेला को पता चलती है और वो तुरंत ही भागकर वहाँ पर आती है, क्योंकि किसी भी बच्चे का ब्रेन डैमेज होने पर वो डीमन इतना गुस्सा होते हैं कि जो भी वहाँ की केयर टेकर है वो उसे खत्म कर देते हैं। इस वजह से बेला उसे किसी भी कीमत पर मरने नहीं दे सकती थी। उसे बस किसी तरह से रे का ब्रेन बचाना था। वो आग में पानी डालना शुरू करती है, लेकिन अब वहाँ से एमा जा चुकी थी। जब बेला अपने डिवाइस में देखती है तो उसे सच में रे की लोकेशन उस आग के बीच में दिख रही थी, लेकिन तभी वो वहाँ पीछे देखती है कि एमा वहाँ पर नहीं है। इस वजह से वो समझ गई थी कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक ब्रेन के पीछे वो सभी को जाने नहीं दे सकती थी। इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ से भागती है, पर कुछ ही दूर आकर उसे दिखता है कि एमा का वो ट्रैकर वहाँ पर टूटा पड़ा है। ये उसने ट्रैकर ब्रेकर डिवाइस की मदद से किया था। जब बेला वहाँ बाहर आती है तो वो देखती है कि धीरे धीरे उस पूरे ऑर्फनेज में आग लग रही है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आकर कहता है कि मदर, मुझे डर लग रहा है। वो देखती है कि ये सब यही हैं, इसका मतलब ये लोग भागे नहीं हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सच में ये भागने वाले थे। उन्होंने प्लान पहले से रेडी कर रखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रे अभी जिंदा खड़ा हुआ है, बस उसका एक कान नहीं है। ये प्लान नॉर्मन का था। नॉर्मन ने बहुत ही पहले ये बात बता दी थी कि रे जरूर खुद को जला लेगा, क्योंकि वो पहले से ही नोटिस कर चुका था कि रे ऑयल कैंस को जमा कर रहा है। वो ये बात एमा को बता कर गया था। इसी वजह से एमा ने रे को खुद को आग लगाने से पहले ही उसका ईयर काट दिया था और वो उसे वहां से ले आई थी। साथ ही साथ एमा ने सभी छोटे बच्चों से कह दिया था कि वो इन्हें बचाने के लिए वापस से आएंगे। इस वजह से बेला को ज्यादा कुछ ना बताए और बस इसी तरह से बिहेव करे जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। इसके बाद अब ये जितने भी बचे थे ये सभी वहीं बड़ी सी दीवार के ऊपर आ जाते हैं।
यहाँ पर आकर ये एक बड़े से पत्थर में रस्सी बांधकर सामने पेड़ की तरफ फेंकते हैं। वो रस्सी उस पेड़ से बंध जाती और ये लोग एक एक करके उस खाई को पार करने लगे थे। वहीं इधर अभी बेला सीधे भागते हुए यहीं आ रही थी। वो यहाँ पर आकर देखती है कि सिर्फ अब एमा बची है, लेकिन वो एमा को रोक नहीं पाती। इसके बाद हमें सबसे बड़ी बात पता चलती है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में बेला रे की मदर है। वो इस बात से और भी ज्यादा दुखी और गुस्सा थी कि सभी बच्चे वहाँ से भाग गए और ना जाने वो उन डेमन को क्या जवाब देगी। लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि रे भी उनके साथ गया है। अब यहाँ इस तरफ सारे बच्चे वहाँ से भाग रहे थे। वो सभी इस चीज के लिए खुश थे कि अब वो आजाद हैं। पर भागते हुए वो लोग ये जानते थे कि इस जंगल के अंदर भी उन्हें कई सारे डीमंस मिल सकते हैं। इस वजह से उन्हें शांति से भागना होगा। अब रात भर भागते रहने के बाद सुबह हो चुकी थी। ये उनकी आजादी का पहला दिन था। वो सभी बहुत खुश थे, मगर अब उन्हें यहाँ से जल्द इस जंगल को पार करना है। वो फैसला करते हैं कि वो विलियम नाम के आदमी से मिलेंगे जो उनकी मदद कर सकता था। अब जब वो वहाँ से भाग रहे थे तभी दूसरी तरफ उन डीमंस को पता लग जाता है कि सारे बच्चे अब भाग चुके हैं। इस वजह से वो भी इस जंगल में आ गए थे उन्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि ये छोटे हैं इसीलिए ज्यादा तेज भाग नहीं सकते। अब जब सारे बच्चे को ये बात पता लगती है कि डीमन उनके पीछे आ चुके हैं, तो रे फैसला करता है कि वो उनसे अलग होगा और दूसरी तरफ जाएगा, जिससे कि वो डीमंस का ध्यान भटका सके। उसका ये प्लान अच्छा था और यहाँ से सभी बच्चे बच गए थे। सारे डीमंस रे के पीछे जाने लगे थे, लेकिन रे अकेला था और वो बहुत सारे डीमंस थे। इस वजह से बहुत ही कम देरी में उन सभी डीमंस ने उसे घेर लिया था। लेकिन उसी समय पर कोई वहाँ पर आ जाता और रे को बचा लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो जो भी था वो एक डीमन हॉर्स पर बैठा था और वो एक स्मोक बॉम्ब का यूज करता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि जब रे बहुत देर तक वहाँ पर नहीं आया था तो इस वजह से एमा और बाकी सभी चिंता करने लगे थे उसकी। वो सोच रहे थे कि क्या उन्हें रे को बचाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक हुडी पहने हुए लेडी आती है और वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त इस डायरेक्शन में मिलेगा। अब पहले तो वो उस पर भरोसा नहीं करने वाले थे, लेकिन बाद में वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। रे वहीं पर था जहां उस लड़की ने बताया था। अभी रे जब सोकर उठता है तब वो बाहर देखता है कि वो दोनों जिसने उसकी मदद की थी और बाकी दूसरी ने एमा और बाकी सभी बच्चों की मदद की थी, वो असल में डीमन है। ये देखकर वो सभी लोग शॉक थे, मगर वो दोनों ही बताते हैं कि वो इंसानों को नहीं खाते, इसीलिए उन्हें उन दोनों से डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर वो दोनों अपना नाम बताते हैं। उनमें से एक का नाम सांजू है और एक का नाम यूजिका। अब वो वहाँ पर सभी बच्चों को खाना दे रहे थे। सभी बच्चों ने भी उन पर भरोसा कर लिया था, लेकिन एमा और रे को उन पर भरोसा नहीं था। रात के टाइम वो दोनों ही जाकर सांजू से मिलते हैं जो कि अभी चाय पी रहा था। यहाँ पर आकर वो उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। सांजू कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी इंसानों को डीमंस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो बताता है कि वो इंसानों को इसीलिए नहीं खाता क्योंकि इंसानों को ना खाने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसकी इंसानों से कोई दुश्मनी भी नहीं है। ये सुनकर एमा और रे दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। वैसे इसके बाद अब सांजू उन्हें पूरी बात बताता है कि डीमंस इंसानों को क्यों खाते हैं और उन्होंने हमला क्यों किया। ये चीज तो हम शुरुआत में ही जान चुके थे कि डीमंस और इंसानों के बीच में लड़ाई हुई थी और उसके बाद में उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जहाँ पर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ इंसान रहते जो कि बहुत खुशी से रह रहे थे, लेकिन डीमंस को ब्रेन की जरूरत होती। इस वजह से कुछ इंसानों को अपने बच्चे उन्हें देने पड़ते और उन बच्चों को यहाँ इस डीमन वर्ल्ड में बड़ा किया जाता और फिर डीमन उनके ब्रेन को खाते हैं। यह सुनकर रे और एमा दोनों ही पहले तो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन बाद में वो ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर इंसान खुशी से रहते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो वहीं पर जाएंगे और आजाद की जिंदगी जिएंगे। लेकिन अगर वो यहाँ पर गए तो एक तरीके से ये ऐसा होगा जैसे कि इंसानों ने डीमंस के साथ अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इसीलिए सांजू समझाता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर से वॉर होगी। लेकिन एमा और रे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फिर से वॉर होती है तो वो ऐसे भी खुद ही जान देकर उन इंसानों को थोड़ी बचाएंगे जिन्होंने उन्हें यहाँ ऐसी सिचुएशन में डाला है। सांजू कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। वो ये भी बताता है कि इस जंगल से निकलने का रास्ता वो अगले दिन उन्हें बता देगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब ये लोग उठते हैं तो यहाँ पर सांजू और यूजिका उन्हें अलग अलग चीजें सिखा रही थी, जैसे कि जंगल में मिलने वाली कौन सी चीज उन्हें खानी है और कौन सी नहीं, क्योंकि कई चीजें जहरीली होती है। साथ ही साथ वो डीमन से किस तरह से बच सकते हैं क्योंकि डीमन उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। और भी वो ऐसी कई सारी चीजें बताती है जो कि उनके आगे काम आएंगे, क्योंकि सांजू और यूजिका उनके साथ नहीं आ रहे थे। और अब कुछ टाइम किसी तरह की ट्रेनिंग के बाद फाइनली उनके जाने का समय हो गया था। सांजू और यूजिका सभी बच्चों को वहाँ जंगल से बाहर लेकर आते हैं और एक वेस्टलैंड के कोने पर आकर उन्हें छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि इसके आगे अब तुम्हें ही अकेले जाना है। ये वैसे एक वेस्टलैंड है, यहाँ पर तुम्हें रास्ते में कोई डीमन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें डीमन मिलता है तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाना और अगर तुम भाग ना पाओ तो फिर तुम्हें लड़ना होगा, मगर चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। सभी उनकी बात मानते हैं और आगे बढ़ना चालू कर देते हैं।
कुछ दूर आने के बाद वो फाइनली एक सेफ जगह पर पहुंच चुके थे, जहां पर वो सब अपनी रात गुजार सकते हैं, क्योंकि अभी विलियम तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा होने वाला था। यहाँ पर अभी वो किसी तरह से खाने का इंतजाम कर रहे थे और साथ ही उनके पास एक रेडियो था जो कि उन्हें जंगल में मिला था, और उसी जंगल में वहाँ पर उन्हें एक पेन मिला था जिसके थ्रू उन्हें पता चला था कि उन्हें विलियम से मिलना चाहिए। वो रेडियो यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, अभी उन्हें खाने की जरूरत थी और वेस्टलैंड में खाना मिलना मुश्किल था। मगर पास में ही एक मार्केट है जिसे डीमन चलाते हैं और वहाँ पर सब डीमन ही रहते हैं। अब ये तो हमें पता था कि डीमन ब्रेन खाते हैं, लेकिन ये बात भी है कि डीमन सिर्फ ब्रेन नहीं खाते, वो बाकी चीजें भी खाते हैं। अब ये लोग वहाँ मार्केट में पहुंच चुके थे, वहां से ये सामान लाते और बहुत चुपके से वापस लौट आते हैं। असल में ये डीमंस की तरह बनकर जा रहे थे, जिस वजह से कोई भी इन्हें पहचान भी नहीं पा रहा था। इस तरह से वो थोड़ा बहुत खाना ले आते हैं। वैसे उनके पास पैसे वगैरह तो थे नहीं, इस वजह से वो इतना ही खाना ला पाते हैं कि कुछ टाइम तक चलता है। उन्हें लगभग रोज ही वहाँ जाना पड़ता। अब आज फिर से एक ग्रुप वहाँ पर खाना लेने के लिए गया था, जिसमें 2 तो बड़े बच्चे थे। अब हमें पहले नहीं पता था कि वो कौन है, बाद में हमें ये पता चलता है कि अब 2 बड़े बच्चे थे और 2 छोटे बच्चे। वो खाना लेकर अलग अलग बढ़ चुके थे। वो दोनों बड़े बच्चे आगे जा रहे थे और जो छोटे वाले थे वो पीछे से आ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो गिर जाते हैं और अब दूसरे डीमन उन्हें देखते हैं और उनका खाना लौटाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वो बच्चे डर रहे थे क्योंकि वो अभी छोटे हैं और उन्होंने डीमन को कभी इतने पास से नहीं देखा था। तभी हवा चलती है और उन डीमन को इंसानों की खुशबू आती है और इस चीज से वो बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपना खाना लेकर तुरंत ही वहाँ से भागते हैं। वो जो डीमन वहाँ पर रुके थे, जिन्हें उनकी स्मेल आई थी, वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत ही उन छोटे बच्चों का पीछा कर रहे थे। अब वो छोटे बच्चे उन 2 बड़े बच्चों से मिलते हैं और वो चारों भागते हैं। वो डीमन उनका पीछा तो कर रहे थे, लेकिन इतने में ही वो बच्चे कहीं गायब हो गए थे। मगर फिर भी वो उन्हें ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि अब एक दूसरा डीमन का ग्रुप उन बच्चों को घेर लेता है। यहाँ पर जब वो दूसरे डीमन आते हैं जो कि उन सभी बच्चों का पीछा कर रहे थे, तो उन्हें वो दूसरा ग्रुप मार देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर डीमन इनकी मदद क्यों कर रहे हैं। अब उन सभी डीमंस में से एक डीमन अपना मास्क उतारता है, वो असल में नॉर्मन था। ये देखकर यहाँ पर ये सभी बच्चे हैरान थे। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि एमा और रे हैं। वो दोनों ही यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो तुरंत नॉर्मन के पास आते हैं। एमा तो उसे गले से लगाकर रोने ही लगती है। वैसे अभी वो यहाँ पर ज्यादा कुछ पूछते नहीं, क्योंकि अभी उन्हें यहाँ से सेफ जगह पर जाना था। हम देखते हैं कि बाकी जो नॉर्मन के साथी थे वो भी असल में इंसान ही थे। अब वो उस जगह पर आते हैं जहाँ पर सभी बच्चे थे। वहाँ पर आकर एमा नॉर्मन को बताती है कि वो किस तरह से भागने में कामयाब हो गए और उन्होंने नॉर्मन का ही प्लान यूज किया था। मगर कुछ बच्चे अभी भी वहाँ ऑर्फनेज में हैं। वो उन्हें इसीलिए नहीं लाए क्योंकि उनके साथ भागना मुश्किल था। वो उन्हें बाद में जाकर बचाना चाहती है। नॉर्मन कहता है कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। वैसे इसके बाद अब वो उससे पूछते हैं कि आखिर नॉर्मन वहाँ से बचकर कैसे निकल गया, क्योंकि वो तो उनकी आंखों के सामने ही वहाँ से गया था। इस पर नॉर्मन अपना वो रोप उतारता है और अपने चेस्ट पर बना हुआ एक मार्क दिखाता है। वो बताता है कि ये लैम्डा रिसर्च सेंटर का मार्क है। असल में इंसानों के बच्चे बहुत कम तादाद में यहाँ पर आते हैं, जिस वजह से कई बच्चों का जो ब्रेन होता है वो इतना हाई डेवलप नहीं होता जितना कि डीमंस को चाहिए। इसीलिए वो रिसर्च कर रहे हैं कि वो दवाइयों के थ्रू इंसानों के ब्रेन को और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। इसी के लिए टेस्ट होते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे पर किए जाते हैं जिससे कि उन्हें ब्रेन की कमी भी ना हो और उनका टेस्ट भी चलता रहे। वो ये भी बताता है कि इन टेस्टों के चलते इंसानों के ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और अगर वो इंसान बच जाए और वो टेस्ट कामयाब हो जाए तो वो इतना पावरफुल हो सकता है कि वो डीमन को भी खत्म कर दे। और इसीलिए वो बाकी जो नॉर्मन के साथी थे उन्होंने उन डीमन को मार दिया जो कि अभी अभी एमा और रे का पीछा कर रहे थे। वैसे नॉर्मन ये भी बताता है कि उस पर जो भी टेस्ट हुए थे उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ना ही उसके पास ऐसी कोई पावर है। ये सुनकर एमा और रे खुश थे कि वो ठीक है। अब यहाँ पर वो ये बताता है कि वो यहाँ से कैसे निकला। असल में बेला जब उसे वहाँ से लेकर जा रही थी तभी वहाँ पर विलियम नाम का एक आदमी आ गया और उसने नॉर्मन को उस जगह से निकाल दिया, लेकिन बाद में वो आदमी पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। मगर नॉर्मन इतने में बच गया था, जिसके बाद वो इन सभी लोगों से मिला और इनसे हाथ मिला लिया। इसके बाद अब वो उन लोगों को एक चार्ट दिखाता है। ये चार्ट ऐसे किसी व्यक्ति ने बनाया था जिसके ऊपर वो टेस्ट हुआ है। वो बहुत समझदार था। यहाँ पर नॉर्मन बताता है कि चार्ट में ये समझाया गया है कि अगर डीमन ह्यूमन ब्रेन को कंज्यूम ना करे तो उनके साथ क्या होगा। असल में उनकी पावर कम होने लगेगी और उनका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन से ही उन्हें पावर मिलती है। और अगर ऐसा होता है तो वो नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाएंगे। वो एक दूसरे को ही खत्म करने लगेंगे और उनकी सोचने की शक्ति भी चली जाएगी। इस वजह से वो ह्यूमन ब्रेन को कंज्यूम करते हैं। नॉर्मन कह रहा था कि अगर हम उनके सप्लाई को बंद कर दें तो डीमंस को आराम से मारा जा सकता है।
नॉर्मन ये भी कहता है कि वो यही करना चाहता है। वो एमा की आजाद होने की बात से इतना ज्यादा मोटिवेटेड है कि अब उसे भी आजाद होना है और वो पूरे ह्यूमैनिटी को आजाद करेगा इन डीमन से। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन यहाँ पर एमा खुश नहीं लग रही थी। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, पर वो ऐसे बताती नहीं है। वो खुश होने का नाटक करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन को अभी वापस से अपने हाइड आउट पर जाना था, जहाँ पर वो इतने टाइम से छुपा हुआ था। वो यहाँ पर एमा को उस जगह का पता भी देता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो वहाँ पर आकर उसकी हेल्प मांग सकती है। अब उसी रात हम देखते हैं कि एमा थोड़ी चिंता में थी। वो बैठकर यूजिका के दिए हुए उन नेकलेस को देख रही थी, जो कि यूजिका ने देते हुए कहा था कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होगी तो ये नेकलेस तुम्हारी हेल्प करेगा। ये एक लकी चार्म है। अब जब वो उदास थी तभी वहाँ पर रे आता है। वो उससे पूछता है कि इसका कारण क्या है। अब एमा सोच रही थी कि वो कारण बताए कि नहीं। वो कहती है कि नॉर्मन कह रहा है कि हमें डीमंस को खत्म करना होगा, तभी हम आजाद हो सकते हैं। पर अगर हम उन्हें डीजेनरेट करते हैं और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते हैं तो इसका मतलब डीमन तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और धरती पर से डीमन का नामो निशान मिट जाएगा। मगर एमा ऐसा नहीं चाहती। वो कह रही थी कि नॉर्मन ने सिर्फ बुरे डीमंस को देखा है, जबकि हम यूजिका और सांजू से मिले जो कि बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने हमारी मदद की। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो डीमंस भी खत्म हो जाए, जो कि इंसानों को नहीं खाते और उनके दोस्त हैं। इस पर रे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुम बहुत अच्छी हो, इस वजह से तुम ऐसा सोच रही हो, मगर तुम्हें ये बात नॉर्मन से कहनी चाहिए थी। अब एमा कहती है कि हाँ, मैं उसे कह सकती थी, पर मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है और मुझे नहीं पता था कि मैं उससे क्या कहूँ। अब रे उससे कहता है कि तुम ही एक बात सोचो, सांजू और यूजिका ने हमसे खुद कहा था कि उन्हें ह्यूमन ब्रेन की जरूरत नहीं, इस वजह से वो बिना ह्यूमन के ब्रेन के भी जिंदा रह सकते हैं। तो अगर डीजेनरेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है और डीमंस को ह्यूमन ब्रेन देना बंद कर दिया जाता है, लेकिन यूजिका और सांजू को तो जरूरत ही नहीं है ह्यूमन ब्रेन की। अब ये बात एमा को सही लगती है। वो कहती है कि ठीक है, तो फिर हम नॉर्मन को ये बात बताएंगे। अब अगले ही दिन वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। अभी बड़ी मुश्किल से वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर नॉर्मन और उसके साथी रहते हैं। वहां पर आने के बाद उन्हें नॉर्मन के साथी मिलते हैं। वो रे और एमा को देखकर खुश थे। वो उन्हें अंदर बुलाते हैं और अंदर आने के बाद वहां पर वो बता रहे थे कि वो नॉर्मन के प्लान से कितने ज्यादा खुश हैं। वो तो यही चाहते हैं कि डीमन इस धरती पर से गायब हो जाए, मगर ये बात रे और एमा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ पर एक लड़की जो कि नॉर्मन की साथी है, वो यहाँ पर डीमन मीट खा रही थी और वो कह रही थी कि मैं तो कहती हूँ कि सारे डीमन को खत्म करने के बाद हमें उनका मीट खाना चाहिए, जिससे कि हमें कई सालों तक खाने का खर्चा ही नहीं होगा। मगर उसकी ये सब बातें सुनकर यहाँ पर रे और एमा को अजीब लगने लगा था। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते और नॉर्मन कमरे में आता है। वहाँ पर नॉर्मन आकर कहने लगता है कि हमारा प्लान कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा है। उसने यहाँ पर एक अजीब सा पॉइजन बनाया था और वो बताता है कि इसकी मदद से हम डीमन को खत्म कर सकते हैं। फिर हमें डीमन से कभी डरने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि धरती पर एक भी डीमन नहीं बचेगा। वो उन पॉइजन की शीशी वहाँ सामने रखकर दिखाता है, लेकिन इतने में ही एमा कह पड़ती है कि ये गलत नहीं लग रहा। अगर हम सभी डीमंस को मार देते हैं तो उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा, और वैसे भी हम कितने सारे डीमंस को मारेंगे। मान लो कि हम सारे डीमंस को खत्म कर देते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन को कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर भी वो डीमन तो बच ही जाएंगे जो कि ह्यूमन ब्रेन को कंज्यूम नहीं करते। अब इस बात से नॉर्मन को बहुत तेज झटका लगा था। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा कि डीमन बिना ब्रेन के भी जिंदा रह सकते हैं। अब एमा बताती है कि वो जानती है ऐसे डीमन को। ये सुनकर नॉर्मन और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि जिस डीमन से तुम मिली थी वो कोई लेडी तो नहीं थी और उसकी एज कम तो नहीं थी। इस पर एमा कहती है कि हाँ, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, क्या तुम भी उससे मिल चुके हो। इस पर नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है। और वो कहानी बताना शुरू करता है। असल में बहुत टाइम पहले जब डीमन और ह्यूमन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तब एक डीमन लड़की सामने आई थी जिसका नाम यूजिका था। उसके अंदर इविल ब्लड था। उसे ह्यूमन ब्रेन की जरूरत ही नहीं थी जिंदा रहने के लिए, और न ही उसे कभी ह्यूमन मीट की भूख लगी। और इसके बाद उसने बाकी डीमन को भी अपना ब्लड देना चालू कर दिया। उसके ब्लड की वजह से बाकी डीमन भी इस तरह के होने लगे थे कि उन्हें फिर ह्यूमन ब्रेन या फिर ह्यूमन मीट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और ऐसा कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इन्फेक्शन की तरह फैलता जा रहा था। लेकिन फिर ये बात रॉयल फैमिलीज को पता लगी। रॉयल फैमिलीज से यहाँ पर डीमन की रॉयल फैमिलीज की बात की जा रही थी। उन लोगों ने तुरंत ही एक प्लान बनाया और जितने भी ऐसे लोग इन्फेक्टेड थे उन्हें खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने यूजिका को भी खत्म कर दिया। नॉर्मन कहता है कि सभी को यही लगता था कि यूजिका मर चुकी है, लेकिन अब एमा के बताने के बाद वो समझ गया है कि यूजिका मरी नहीं है। वो जंगल में छुप कर रह रही है और ना जाने वो क्या प्लान कर रही है। ये सुनकर रे और एमा पूरी तरह से हैरान थे।
वो दोनों ही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर यूजिका के इविल ब्लड की मदद से डीमन अपनी भूख को शांत कर सकते हैं, फिर वो ऐसा करते क्यों नहीं, जबकि फिर तो उन्हें ह्यूमन की ब्रेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उनकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। इस पर नॉर्मन बताता है कि ऐसा उस रॉयल फैमिली की वजह से हो रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि सभी डीमंस ह्यूमन ब्रेन खाना बंद कर दे। अब वो पूरी बात बताता है। असल में यहाँ पर ऑर्फनेज इसीलिए बनाए गए हैं जिससे कि बच्चे वहाँ पर आए। अब जब बच्चे वहाँ पर आते हैं तो इंसानों की दुनिया की पॉपुलेशन रॉयल फैमिली के कंट्रोल में रहती है। ये बच्चे मारे जाते हैं और पॉपुलेशन कम हो जाती है। अगर बच्चे वहाँ पर ना आए और डीमंस ने ह्यूमन को खाना बंद कर दिया तो पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगी और ह्यूमन एक दिन डीमन से ज्यादा हो जाएंगे और फिर डीमंस कभी भी उनसे जीत नहीं सकते। इस वजह से रॉयल फैमिली पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए ऐसा करती है। नॉर्मन कहता है कि अगर यूजिका जिंदा है तो उसे हमें ढूंढना होगा और खत्म करना होगा। ये सुनकर एमा हैरान थी। वो कहती है कि हमें ऐसा करने की जरूरत ही क्यों है। इसकी जगह हम अगर उसके ब्लड का यूज करते हुए सभी डीमन को छुपकर ऐसा बना दे कि वो ह्यूमन ब्रेन को ना खाए तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर नॉर्मन कहता है कि नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो फ्यूचर में हम पर और ही खतरा आएगा। तुम ही सोचो, डीमंस का फेवरेट खाना ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन मीट है। हम कुछ टाइम तो उन्हें उससे दूर रख सकते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अब तक उन्हें इसकी आदत लग चुकी है। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि जंक फूड को खाना। जैसे कि नॉर्मल वर्ल्ड में जंक फूड खाना आम सी बात है, इसका कोई भी फायदा नहीं होता, लेकिन सभी को इसकी आदत लगी हुई है। नॉर्मन की बात सही थी। उसने अपनी जहर की शीशियां वापस से सूटकेस के अंदर रख ली थी, मगर एमा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो, हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। हम पूरे डीमंस को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो सभी बुरे नहीं हैं, पर नॉर्मन के हिसाब से डीमन स्पीसीज को खत्म करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। एमा खड़ी होती है और वो अपने पास से उसी पेन को निकालती है जो कि उसे जंगल में मिला था। वो बताती है कि इसके अंदर पूरा मैप है जहाँ पर हमें विलियम मिल सकता है। हमें उससे पूछना चाहिए कि हमें क्या करना है। पर इस पर नॉर्मन कहता है कि उसके पास खुद ऐसा एक मैप है, मगर उसने सारे रास्ते चेक कर लिए, वो सारे रास्ते बंद है। एमा कहती है कि एक रास्ता है, वो तुमने शायद देखा नहीं होगा। पर नॉर्मन कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि डीमन से ज्यादा बुरे तो इंसान हैं, क्योंकि खुद इंसानों ने ही, जो कि विलियम के साथ थे, उन्होंने ही विलियम को मार दिया क्योंकि वो ऐसा चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें ह्यूमंस को डीमन को देने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। पैसे कह लो या फिर कोई ऐसी चीज जो कि इस वर्ल्ड में रेयर है। इस वजह से उन्होंने इंसानों को ही धोखा दिया और विलियम को मार दिया। नॉर्मन कहता है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर हमें सरवाइव करना है तो डीमन स्पीसीज को खत्म करना होगा। पर एमा कहती है कि हम सिर्फ हमारे लिए पूरी एक स्पीसीज और अच्छे डीमंस को खत्म नहीं कर सकते। नॉर्मन कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम जाओ और जाकर यूजिका से बात करो और उसे किसी भी तरह से यहाँ पर लेकर आओ। मैं उससे बात करूंगा और अगर मुझे लगता है कि सच में डीमन को जिंदा रहने देना चाहिए तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मैं उन डीमंस को नहीं छोड़ूंगा जो कि ह्यूमन ब्रेन को कंज्यूम करते हैं। एमा कहती है कि ठीक है, अगर तुम यूजिका को माफ करते हो तो वो अपने ब्लड से बाकी डीमंस को भी ठीक कर देगी। और यहाँ पर नॉर्मन कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें 5 दिन का वक्त देता हूँ। अगर उतने में तुम यूजिका को यहाँ पर ढूंढ कर ले आती हो तो ठीक है, वरना फिर मैं अपने प्लान को शुरू कर दूंगा। एमा इस पर हाँ कर देती है। अभी रे एमा के साथ था, इस वजह से वो भी यूजिका को ढूंढने के लिए उसके साथ जाने वाला था। अब वो निकलने से पहले गिल्डा और डॉन की हेल्प मांगते हैं। इस वजह से अब ये चारों निकल पड़ते हैं यूजिका और सांजू को ढूंढने के लिए। अभी यहाँ जंगल के पास पहुंचने के बाद उन्हें रास्ते में कुछ फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। यहाँ एक बात तो क्लियर थी कि वो इन फुटप्रिंट के थ्रू यूजिका और सांजू को ढूंढ सकते हैं, पर यहाँ पर जो भी फुटप्रिंट उन्हें दिख रहे थे वो या तो छोटे थे या थोड़े बड़े। इसका मतलब वो दूसरे डीमन के हैं। अब बस उन्हें आगे बढ़ना था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये भी थी कि उन्हें 5 दिन में वापस लौट कर आना है, वरना नॉर्मन अपना प्लान स्टार्ट कर देगा। तो फिलहाल इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर वो जंगल में ज्यादा अंदर चले गए और उन्हें यूजिका और सांजू मिल भी गए तो भी वो जंगल के अंदर से 5 दिन में बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अब वो पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने लगे थे और कुछ दूर आने के बाद उन्हें रास्ते में घोड़े के पैरों के निशान दिखते हैं। उन्हें याद आ जाता है कि सांजू के पास एक घोड़ा था। वो समझ जाते हैं कि ये उसी के निशान है और वो तुरंत ही उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगे थे, मगर कुछ दूर पर आते ही उन पर कुछ डीमंस हमला कर देते हैं। अब उन डीमन को हराना मुश्किल था। ये लोग उनके ऊपर तीर चलाते हैं जो कि उन्होंने पत्थर और लकड़ी की मदद से बनाए थे, पर उनका कोई उन पर असर नहीं होता। जब एमा को लगता है कि इन डीमंस को हराना मुश्किल है तो वो बाकी तीनों से कहती है कि वो अलग हो जाए, जिसके बाद वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं और वो डीमन एमा का पीछा करने लगते हैं। अब डीमन एमा के पीछे था और बाकी तीनों उस डीमन के पीछे। कुछ देर के बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि जब पेड़ों के पत्तों के हिलने की आवाज बहुत तेज आने लगती है
और कुछ ही दूर पर उन्हें यूजिका और सांजू दोनों की ही आवाजें सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि शायद डीमन किसी का पीछा कर रहे हैं, मगर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तभी अचानक से उन्हें एक पेड़ के पास में वही लॉकेट दिखता है जो कि यूजिका ने एमा को दिया था। यूजिका समझ जाती है कि एमा मुसीबत में है। वो तुरंत ही उस डायरेक्शन में भागने लगते हैं जहाँ से वो आवाज आ रही थी। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी वो डीमन एमा का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। रे वहाँ आगे आते हुए डीमन की आंखों पर पैरों से हमला करता है। उस डीमन की आंख तो फूट जाती है, इस वजह से वो रुक जाता है। एमा भी बैठ गई थी क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी। पर तभी अचानक से वो डीमन खड़ा होकर एमा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अब एमा भाग नहीं सकती थी, मगर इतने में ही उस डीमन का सर अलग हो जाता है और हमें पता चलता है कि यूजिका और सांजू यहाँ पर आ चुके हैं और ये सांजू था जिसने उस डीमन को मार दिया था। वैसे अब हालचाल पूछने का उन लोगों के पास टाइम नहीं था। एमा तुरंत ही बताना चालू करती है कि वो फिर से इस जंगल में क्यों आए। वो कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यूजिका यहाँ पर नहीं सुनती कि उन्हें क्या मदद चाहिए। वो तुरंत ही हाँ कर देती है, लेकिन इतने में ही उन्हें एक धमाके की आवाज आती है। वो वहीं जंगल से देखते हैं कि वहाँ नीचे जो गांव था वो जल रहा है और वहाँ पर गैस फैल रही है। यहाँ गांव के बीच में हम देखते हैं कि जो डीमंस थे अचानक से वो डीजेनरेट हो रहे थे, यानी कि अब उनका ब्रेन काम करना बंद कर रहा था और वो अपने ही फैमिली के डीमंस को खा रहे थे। लेकिन जो डीमंस डीजेनरेट नहीं हुए थे वो ये देखकर बहुत डर रहे थे और बहुत हैरान थे। दूसरी तरफ हम पास में नॉर्मन को खड़ा हुआ देखते हैं। वो अभी ये सब होता हुआ देख रहा था। तभी उसका एक आदमी विंसेंट वहां पर आता और कहता है कि हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है और हमारा वो पॉइजन काम कर गया। वो ये भी कह रहा था कि बहुत ही जल्द हम इस पूरी दुनिया से डीमन का नामो निशान मिटा देंगे। नॉर्मन यहाँ पर थोड़ा सा दुखी था क्योंकि उसने एमा को धोखा दिया, पर वो सोचता है कि जब तक एमा यहाँ पर आएगी तब तक सब कुछ सॉल्व हो चुका होगा। दूसरी तरफ हम एमा और बाकी सभी को देखते हैं। यहाँ पर वो चारों अभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि नॉर्मन ने उन्हें धोखा दे दिया। एमा तुरंत ही यूजिका से कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हमें जल्द से जल्द उस गांव में पहुंचना होगा। यूजिका और सांजू मदद करने के लिए तैयार थे। वो अपने डीमन हॉर्स पर बैठकर उन चारों को गांव की तरफ ले आते हैं। यहाँ गांव में हम देखते हैं कि अभी नॉर्मन चाकू लेकर आगे बढ़ रहा था उन डीमंस को मारने के लिए जो कि अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे, यानी कि जो डीजेनरेट नहीं हो पाए थे। वहाँ पर वो देखता है कि एक बूढ़ा डीमन एक छोटी सी बच्ची को लेकर रो रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि वो बच्ची असल में डीजेनरेट हो रही थी, उसकी बॉडी चेंज हो रही थी। तभी एक और ब्लास्ट होता है जिस वजह से गैस वहाँ फिर से फैल जाती है। लेकिन वो जो ओल्ड डीमन था वो यहाँ पर डीजेनरेट नहीं हो रहा था। नॉर्मन समझ जाता है कि असल में ये डीमन उन्हीं डीमन में से एक है जिस पर यूजिका ने अपना ब्लड यूज किया था। यहाँ पर वो ओल्ड डीमन उस बच्ची डीमन से कह रहा था कि एमा तुम मेरा ब्लड पी लो और यहाँ से चली जाओ। नॉर्मन उसका नाम सुनकर शॉक था क्योंकि उस छोटी डीमन का नाम भी एमा है। साथ ही साथ वो यहाँ पर ये देखकर भी हैरान था कि डीमन के बीच इमोशंस होते हैं। अब उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने हाथों में खून देखता है और वो उन्हें मार ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ बाकी जो सभी डीमन थे वो भी रो रहे थे। ये देखकर नॉर्मन सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया, मगर फिर वो सोचता है कि अगर उसे आज़ाद होना और बाकी इंसानों को आज़ाद कराना है तो उसे ऐसा करना ही होगा। इसीलिए वो फिर से तैयार हो जाता है उस ओल्ड डीमन और उस छोटी बच्ची डीमन को मारने के लिए। लेकिन एक बार फिर से उसके हाथ कांपने लगे थे और वो चाकू नहीं चला पाता। तभी अचानक से वहाँ पीछे एमा और रे भी आ गए थे। वो नॉर्मन को आवाज लगाते हैं। वो जब पीछे देखता है तो वहाँ पर एमा को उसके चेहरे पर एक डर दिखता है, जहाँ उसे नॉर्मन बिल्कुल तब के समय का दिख रहा था जब वो छोटा हुआ करता था। नॉर्मन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। एमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने सिर्फ छोटी सी गलती कर दी है। नॉर्मन कहता है कि नहीं, अब प्लान चालू हो चुका है। अगर अब उसने डीमन को छोड़ दिया तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। डीमन उसे कभी नहीं माफ करेंगे। एमा उसे समझाती है कि नहीं, वो यूजिका और सांजू को साथ में लेकर आए हैं। वो दोनों एक डीमन होते हुए भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है। एमा कहती है कि अभी भी सब ठीक हो सकता है, तो उस चाकू को नीचे छोड़ दो, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। नॉर्मन ये बात सुनकर शॉक था। पहले तो वो अपने इमोशंस को रोक रहा था और सोच रहा था कि अगर उसने आज हार मान ली तो वो फिर से पहले की तरह कैद हो जाएंगे। लेकिन जब एमा उससे फिर से कहती है तो नॉर्मन मान जाता है। उसके हाथ से वो चाकू गिर जाता है। अब नॉर्मन रे और एमा दोनों से ही माफी मांग रहा था और रो रहा था। वो यहाँ पर बताता है कि वो जो रिसर्च हो रही थी, मतलब उनके ऊपर जिस केमिकल का यूज हुआ था, उस केमिकल ने नॉर्मन के ऊपर भी असर किया था। नॉर्मन का ब्रेन बाकी बच्चों के ब्रेन से ज्यादा तेज डेवलप हुआ, जिसके कई साइड इफेक्ट थे, जैसे कि नॉर्मन अचानक से डरने लगा था। इसी वजह से वो डीमन से इतना ज्यादा डर गया था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन अभी जब वो बात कर ही रहे थे कि इतने में ही पीछे से एक डीजेनरेट डीमन आकर उन पर हमला करने लगता है। वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था, जिस वजह से वो तीनों डर गए थे। मगर अभी वो जो ओल्ड डीमन था जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, वो खड़ा होता है और उस डीजेनरेट डीमन को मार देता है।
ये देखकर ये तीनों शॉक थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी सांजू और यूजिका उसी गांव में बाकी डिजेनरेट डेमन को रोक रहे थे। यहाँ पर उनके ऊपर भी एक डिजेनरेट डेमन ने हमला कर दिया था, लेकिन सांजू अपना हाथ काटकर उसे खिला देता है, जिसके बाद सांजू का हाथ अपने आप ही वापस से रीजनरेट हो गया था। लेकिन वहाँ पर जो डिजेनरेट डेमन था वो भी अचानक से नॉर्मल हो गया था। यहाँ पर जब उस डिजेनरेट डेमन की वाइफ आती है जो सांजू और यूजिका को थैंक यू कहती है। यूजिका यहाँ पर उसे एक ग्लास में अपना ब्लड दे देती है और कहती है कि ये वो पी ले और अपने बच्चों को भी पिला दे, उसके बाद वो कभी भी डिजेनरेट नहीं होंगे। अब वो थैंक यू कहकर वहां से वापस चली जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि नॉर्मन समझ चुका था कि एमा ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही है। वो लोग डीमंस को मारे बिना भी उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं और इस दुनिया पर से इस बड़े से खतरे को हटा सकते हैं। अब नॉर्मन का अगला काम ये था कि उसे अभी अपने सारे साथियों को बताना था कि प्लान चेंज हो चुका है। वो तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है उन सभी के पास जाने के लिए। वहां पहुंचकर वो सभी को बताता है कि उसने प्लान चेंज कर दिया। अब वैसे वो सभी लोग डीमंस के खिलाफ थे, वो भी उन्हें खत्म करना चाहते थे, लेकिन नॉर्मन उन सबसे समझदार था। इस वजह से वो नॉर्मन की बात मान लेते हैं और अब उसका साथ देने के लिए वो तैयार थे। दूसरी तरफ यूजिका और सांजू वहां पर आकर एमा से कहते हैं कि उन्हें अभी जाना होगा, उन्हें गाँव के बाकी लोगों को भी ठीक करना है, साथ ही दूसरे गाँव में भी जाना है। वो ये भी कह रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं है, एमा जैसे ही प्रॉब्लम में फंसेगी या फिर कुछ जरूरत पड़ेगी वो उन्हें बुला सकती है, बल्कि वो खुद ही एमा पर नजर रखेंगे और प्रॉब्लम के टाइम उसकी मदद करेंगे। अब सब कुछ वहां पर सही होते दिख रहा था, लेकिन अचानक से एक बच्चा वहां पर भागते हुए आता है। वो एमा, नॉर्मन और रे को बताता है कि वो रेडियो अचानक से एक्टिवेट हुआ था जो कि उन्हें वहां जंगल में मिला था और ये विलियम का है। वो बताता है कि उस रेडियो में उन्हें एक मैसेज मिला है, जिस मैसेज में उन्हें पता चला है कि सभी ऑर्फनेज के बच्चों को ले जाया जा रहा है। ये सुनकर सभी हैरान थे। नॉर्मन कहता है कि हर बच्चे को 6 साल में ले जाया जाता है, मतलब जब वो 6 साल का हो जाता है या उससे बड़ा हो जाता है उसके बाद ही उसे ले जाया जाता है, क्योंकि तब तक उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। पर एक साथ सभी बच्चों को ले जाना ये बात बड़ी अजीब थी, लेकिन नॉर्मन ये बात समझ जाता है कि इसका कारण क्या है। वो कहता है कि सब मेरी गलती है। वो बताता है कि वो जो लैम्डा रिसर्च सेंटर था उसे उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अगर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता तो वो रिसर्च तबाह हो जाती, और अभी ऐसा लगता है कि उन्होंने उस रिसर्च में सक्सेस पा ली है। इस वजह से वो सभी बच्चों को वहाँ पर ले जा रहे हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्योंकि अगर सारे बच्चे जल्दी जल्दी डेवलप हो गए तो इससे उनका बहुत ही ज़्यादा खर्चा बच पाएगा। ये सुनकर सभी हैरान थे। और अब हमें एक बात और पता चलती है। यहाँ पर जब एमा कहती है कि इसका मतलब हमें हमारे ऑर्फनेज जाकर बच्चों को बचाना होगा, तो इस पर दूसरा नॉर्मन का साथी कहता है कि ये तो ठीक है, लेकिन तुम जिस ऑर्फनेज से आई हो वो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाला ऑर्फनेज है, वहाँ से किसी बच्चे को निकाल पाना लगभग नामुमकिन है, और फिर भी वहाँ तो इतने सारे छोटे बच्चे हैं, इन्हें निकालना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। रे तो यहाँ पर यह भी कह रहा था कि शायद ये उन लोगों की कोई चाल है, तभी तो हमें इस बारे में पता चला, और शायद वो हमें भी फंसाना चाहते हो, पर अब बाकी बच्चों को इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता था। अब तभी वहाँ पर यूजिका और सांजू आ जाते हैं। असल में उस पॉइजन वाले इंसिडेंट को 2 दिन अब बीत चुके हैं। ये यहाँ पर आकर बताते हैं कि गांव के सभी डीमंस ठीक हो चुके हैं, उन्होंने सभी को अपना ईविल ब्लड दे दिया है। यहाँ पर उनके साथ वो ओल्ड डीमन भी था। वो यहाँ एमा का थैंक यू कहता है, साथ ही वो यूजिका को जिंदा देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो कहता है कि यूजिका ने हमें 1000 साल पहले ये ब्लड दिया था, पर उस वक्त सभी डीमंस को मार दिया गया। यूजिका यहाँ पर कह रही थी कि शायद वो लोग फिर से यही करेंगे, वो रॉयल फैमिली के लोग वापस से सभी डीमंस को खत्म करेंगे, जिससे वो वापस से आबादी खुद के कंट्रोल में ला सके। पर इस पर वो ओल्ड डीमन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी नॉर्मल डीजेनरेट डीमन होने से अच्छा तो वो मर जाए, क्योंकि इविल ब्लड उन्हें डीजेनरेट नहीं होने देता, लेकिन उनके अंदर एक इमोशंस रहता है कि वो इंसानों को नहीं मारेंगे, क्योंकि इंसान उनके दोस्त हैं। यहाँ पर ओल्ड डीमन एक बहुत पुराना इंसिडेंट बताता है, और ये तब की बात है जब उसे ये ब्लड मिल चुका था। वो जंगल में था, तभी उसे एक आदमी दिखा जो कि बहुत ही डरा हुआ था। उस पर कुछ डीमंस हमला करने वाले थे, लेकिन उसने उसे बचा लिया। वो आदमी यहाँ पर ओल्ड डीमन को थैंक यू कह रहा था, पर उस डीमन ने उसके अंदर इमोशन देखकर ही समझ गया था कि ह्यूमंस असल में उनका खाना नहीं है, वो उनकी तरह ही एक क्रिएचर है, और ह्यूमंस के पास भी इमोशंस होते हैं। अब वो जो आदमी था वो यहाँ पर ओल्ड डीमन को एक चीज देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना। असल में वो आदमी विलियम था। अब यहाँ पर वो ओल्ड डीमन वो चीज एमा को दे देता है। वो कहता है कि उसने इस चीज को बहुत टाइम से संभाल के रखा है। वो ये भी कह रहा था कि उसे नहीं पता ये उसके कुछ काम आएगी या नहीं, पर फिर भी वो एमा को ये दे रहा है। एमा उसे देखती है तो उसे वो एक पेन का टुकड़ा लगता है, और असल में एमा के पास वो पेन था जो कि उसे जंगल में मिला है, और वो विलियम का है। एमा तुरंत ही उस टुकड़े को उस पेन के ऊपर लगा लेती है,
लेकिन अब जैसे ही उसे वो कनेक्ट करती है तो अचानक से उस पेन के अंदर से एक लाइट निकलती है और सामने एक होलोग्राम बनकर रेडी हो जाता है। वो देखते हैं कि असल में वो जो होलोग्राम है वो उसी ऑर्फनेज का है जहाँ पर एमा और बाकी सभी कैद थे। और ये होलोग्राम इतना परफेक्टली बना हुआ था कि वहाँ पर एक एक छोटी छोटी डिटेल्स तक थी, जैसे कि ऑर्फनेज में कितने रास्ते हैं, अगर वहाँ उधर के मेन सिस्टम में घुसना है तो उसका क्या रास्ता है, और यहाँ तक कि उसके सीक्रेट रास्तों के बारे में भी उसमें लिखा हुआ था। साथ ही साथ जब नॉर्मन वहाँ नीचे की तरफ देखता है तो उसे एक एंटीडोट मिलता है जो कि असल में लैम्डा रिसर्च सेंटर की होती है, और जो साइड इफेक्ट होते हैं उन्हें ठीक करने का वो था। ये पेन और ये होलोग्राम विलियम के द्वारा बनाया गया है। वो समझ जाते हैं कि विलियम कोई मामूली इंसान तो नहीं था, वो बहुत समझदार था, पर अभी तक कहानी में विलियम की असली आइडेंटिफिकेशन नहीं बताई गई कि वो आखिर है कौन। वैसे यहाँ पर अब वो ओल्ड डीमन और उसकी वो छोटी बच्ची वहाँ से जाने लगे थे तो नॉर्मन उनसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं आपके ऊपर हमला करने वाला था और साथ ही मेरी वजह से ही आपके कुछ डीमन साथी मारे भी गए, मगर इस पर वो ओल्ड डीमन उसे माफ कर देता है। यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची एमा डीमन ने भी उसे माफ कर दिया था। अब ये लोग तैयार थे ऑर्फनेज में जाकर सभी बच्चों को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी सभी बच्चे खेल रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा आने वाला है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ अलग अलग ऑर्फनेज की मदर साथी और उनके साथ कुछ सिस्टर भी थी। सिस्टर वो होती है जो मदर के साथ रहती है बाकी बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि कुछ ऑर्फनेज ऐसे भी हैं जहाँ पर बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ पर सभी बच्चों से कह रही थी कि हमें यहाँ से निकलना है, इसीलिए सभी तैयार हो जाओ। सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो सभी एक साथ पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा जो कि दुखी था, उसका नाम फिल है। असल में एमा फिल को ही बता कर गई थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसी रात की बात है, सभी बच्चे अब तैयार हो चुके थे, लेकिन फिल अभी तक वैसा का वैसा ही बैठा हुआ था। जब बाकी सभी उससे पूछते हैं तो वो बताने वाला था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक दूसरी मदर आ गई थी। वो कहती है कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। अब फिल भी तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ उसी समय हम देखते हैं कि अभी एमा और उसका पूरा ग्रुप हॉट एयर बलून को तैयार कर रहे थे, क्योंकि वो उसके थ्रू इस ऑर्फनेज की तरफ निकलने वाले थे और अब वो वहाँ से निकल भी पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी सभी बच्चों को ले जाया जा रहा था। वो ऐसा सुबह भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने की बहुत जल्दी थी और यही चीज़ अभी फिल को थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर प्लान बदल कैसे गया। सभी बच्चों को एक एक करके ले जाया जाता था, फिर सभी अभी एक साथ क्यों ले जाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में जो गेट है वहाँ पर कैमरे लगे थे और इन कैमरों पर नज़र कुछ डीमंस रखते हैं और उन डीमंस के बीच में एक ह्यूमन भी बैठा हुआ था। हमें पता चलता है कि ह्यूमंस भी डीमंस के साथ मिले हैं। इस लड़के का नाम यहाँ पीटर है और ये सभी बच्चों पर नज़र रखते हुए कह रहा था कि बहुत बढ़िया, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, सभी बच्चों को वहाँ से निकाल लो और सभी डीमंस से कह दो कि वो ऑर्फनेज को चारों तरफ से घेर कर तैयार रहे, क्योंकि हो ना हो बाकी बच्चे भी यहाँ पर जल्दी लौटते होंगे। पीटर को पहले से डाउट था कि पक्का वो लोग यहाँ पर आकर बाकियों को भी बचाएंगे, इस वजह से उसने पहले ही डीमंस को ये ऑर्डर दे दिया था कि अगर यहाँ पर और दूसरा कोई भी बच्चा आता है या फिर कोई भी आता है तो उसे जिंदा ना छोड़े, और वो डीमंस भी पूरी तरह से तैयार थे। अब वहाँ हम देखते हैं कि जब फिल और बाकी सभी बच्चों को गेट की दूसरी तरफ ले जाया जाता है तो उसके बाद वो उस गेट को लॉक कर देते हैं। इसका मतलब अब वो वापस पीछे भी नहीं जा सकते। यहाँ पर फिल सोच रहा था कि जब एमा उसे यहाँ बचाने के लिए आएगी तब उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। फिल को अभी ये बात नहीं पता थी कि यहाँ पर बहुत सारे डेमन एमा और बाकी सभी का वेट कर रहे हैं। अब इसके बाद वहाँ हम बाहर देखते हैं कि आसमान में अचानक से बहुत सारे हॉट एयर बलून दिखने लगे थे। डीमन समझ गए थे कि सभी बच्चे लौटकर वापस आ रहे हैं। वो तुरंत ही अपना भाला वहाँ हॉट एयर बलून पर फेंकते हैं। अभी सारे हॉट एयर बलून तो नहीं गिर पाए थे, पर आगे जितने आ रहे थे वो सभी नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर वो सारे डीमन बहुत खुश थे, मगर जब वो पास जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उन हॉट एयर बलून के अंदर कोई नहीं था और साथ ही साथ वो बलून अचानक से जल भी जाते हैं। इधर पीटर ये सब देखकर बहुत हैरान था। वो कह रहा था कि हमने उन बच्चों को बच्चा समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें वहाँ पर और डीमंस भेजने होंगे, जिसके लिए वो तुरंत ही ऑर्डर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी जो हॉट एयर बलून थे उनके अंदर से सांजू और साथ ही नॉर्मन के बाकी सारे साथी नीचे उतरते हैं और उन डीमन से फाइट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ देर के बाद हॉट एयर बलून में से एक टीम उतरकर अभी सीक्रेट टनल में पहुंच गई थी, जिसका रास्ता उन्हें विलियम के उस होलोग्राम से मिला था। उस गुफा के अंदर उन्हें बहुत सारे वायर मिलते हैं। वैसे यहाँ पर कुछ डीमंस भी थे, लेकिन डीमंस कम थे, इस वजह से ये लोग अकेले ही उन्हें खत्म कर देते हैं और यहाँ से अभी वो सारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे जब हॉट एयर बलून ब्लास्ट हुए थे तो उसकी वजह से बहुत तेज आवाज़ आई थी। ये आवाज़ वहाँ अभी फिल और बाकी सभी ने सुनी थी। वो लोग हैरान थे कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ है, मगर अभी वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। वहाँ पर जो सिस्टर थी वो वहाँ से आगे जाती है ये चेक करने के लिए कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है।
जब वो वहाँ से निकल गई थी तो अब वहाँ पर सभी बच्चे ही थे। तभी वहाँ पर एक और बच्ची आती और ये वही बच्ची थी जो कि एमा के ग्रुप के साथ गई थी। ये यहाँ पर आकर फिल को एक पेपर देती है और कहती है कि हमारा प्लान अभी तक पूरी तरह से काम कर रहा है। ये आगे के इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एमा ने दिया है, तो तुम इन्हें पढ़ो और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। अब पहले तो फिल बहुत खुश था, बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए कहता है कि चिंता मत करो। और इसके बाद अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। वहाँ पर एमा भी उन टनल्स के अंदर आ गई थी। उसके सामने एक कैमरा था और वो जानती थी कि वो डीमन अभी उन्हें देख पा रहे हैं। वो तुरंत ही उस कैमरे पर तीर चला देती है और वो कैमरा फूट जाता है और उन डीमन और पीटर के सामने वो टेलीविजन भी बंद हो जाती है। साथ ही साथ अभी बाकी के कैमरे भी हैक हो चुके थे, इस वजह से वो सारे भी बंद हो जाते हैं। ये देखकर पीटर बहुत ज़्यादा हैरान था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर एमा अभी बाकी टनल्स में भी जाकर बाकी कैमरे को डिस्ट्रॉय कर रही थी, क्योंकि भले ही अभी वो उन्होंने हैक कर लिया हो, लेकिन बाद में वापस से कंट्रोल पीटर के पास जा सकता है। और टनल में कई सारे गेट लगे हुए थे, लेकिन हैकिंग सिस्टम की मदद से वो उन गेट को भी कंट्रोल कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर वो वहाँ के जो स्पीकर थे उन्हें भी कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरी तरफ फिल ने भी बच्चों को बता दिया था कि आखिर उनका प्लान क्या है। तभी वहाँ पर एमा की आवाज़ आती है। वो कहती है कि सभी को एक डायरेक्शन में भागना है। फिल ये बात सुन लेता और सभी को गाइड करता है। इधर हम देखते हैं कि नॉर्मन ने भी पता लगा लिया था कि उन्हें अभी सीधा ही एलिवेटर रूम में जाना है और उसका रास्ता कहाँ से है वो सभी को गाइड करता है। सभी वहां पर पहुंचते हैं और कुछ देर बाद फिल भी अपने ग्रुप के साथ वहां पर आ गया था। अभी एमा फिल को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी और फिल भी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। वो एक दूसरे से कहते हैं कि हमने कर दिखाया। अब वहां पर बाकी के बच्चे भी आ गए थे। साथ ही साथ नॉर्मन का ग्रुप और रे का ग्रुप भी वहां पर आ जाता है और अब बस उन्हें ऊपर की तरफ जाना था। वो पूरी जगह एक एलिवेटर थी जहाँ पे एक लीवर खींचते ही पूरी जगह ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन जब एमा उस लीवर को खींचती है तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाता। ये देखकर वो सभी हैरान थे, क्योंकि वो पहले ही इस जगह को हैक कर चुके हैं। पर तभी अचानक से ऊपर वाले फ्लोर पर बहुत सारी सिस्टर्स आ जाती है और वो तुरंत ही अपनी गन्स उन बच्चों की तरफ तान लेती है। ये देखकर एमा सबसे ज्यादा शॉक लग रही थी। उसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है पीटर की, जो कि हंसते हुए कह रहा था कि खेलने का समय अब खत्म हो चुका है। असल में एलिवेटर का कंट्रोल वापस से पीटर के पास आ चुका था। साथ ही साथ वहाँ पर ऊपर सेकेंड फ्लोर पर बेला भी आ जाती है। सभी बच्चे उसे देखकर हैरान थे। यहाँ पर पीटर बेला की तारीफ कर रहा था। अब वो सिस्टर गोलियाँ चलाती है सिर्फ वार्निंग के लिए। वो कहते हैं कि हमारे पास असली गोलियाँ हैं, अगर कोई भी बच्चा हिलता है तो वो मारा जाएगा। सभी बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब पीटर वहाँ आगे की तरफ बढ़ता और बेला भी नीचे आ जाती है। गन लेकर पीटर अभी सभी से कह रहा था कि तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मेरे सामने ये प्लान थोड़ा फीका पड़ गया। यहाँ पर सभी बच्चे डर के मारे पीछे हो रहे थे, लेकिन एमा पीछे नहीं हुई थी। वो कहती है कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमारा बस एक मकसद था कि हमें फ्री होना है और उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे, बाकी बच्चों को फ्री कराने के लिए। लेकिन पीटर उससे कहता है कि तुम फ्री होने के लिए नहीं बने, तुम जिस काम के लिए बने हो तुम्हें वही करना है। वो कहता है कि तुम सिर्फ डीमन का खाना हो और तुम केवल इसीलिए बने हो। लेकिन यहाँ पर एमा अभी भी अपना सर ऊपर करे हुई थी। ये देखकर पीटर भी हैरान था, पर दूसरी तरफ वहाँ बेला उस पर प्राउड कर रही थी और इसके बाद वो अपनी गन वहाँ एमा की तरफ से तुरंत ही पीटर की तरफ मोड़ लेती है। जब पीटर ये देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। साथ ही साथ ऊपर जितनी भी सिस्टर्स खड़ी हुई थी उन्होंने अपनी गन पीटर की तरफ मोड़ ली थी। पीटर समझ गया था कि सभी ने उसे धोखा दिया है। यहाँ पर एमा बेला को थैंक यू कहती है, पर बेला कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए ये सब नहीं कर रही, बस एमा का मकसद अच्छा है फ्री होना, इसीलिए वो उसकी मदद कर रही है। पर फिर भी एमा उसे थैंक यू कहती है। अब पीटर कहने लगता है कि तुम्हें जितना थैंक यू आपस में कहना है कह लो, क्योंकि कुछ देर के बाद तुम सभी मरने वाले हो। वो बताता है कि उसने पहले ही इस सब का इंतजाम कर लिया था। उसने बहुत बड़ी डीमन आर्मी तैयार कर ली है। यहाँ पर अटैक करने के लिए वो लोग आते ही होंगे, क्योंकि उसे शक था कि कुछ भी गलत हो सकता है। तभी वहाँ पर स्पीकर में एक आवाज़ आती है और हमें जानने को मिलता है कि बाहर अभी जितने भी ऑर्फनेज के गेट हैं वहाँ पर डीमंस ने हमला कर दिया है। लेकिन ये डीमन उसी गांव के थे जिस गांव की मदद एमा और बाकी सभी ने की थी, और ये सारा प्लान सांजू और यूजिका का ही था। वो लोग माइक में बताते हैं कि क्या चल रहा है। ये सुनकर एमा तो बहुत खुश हो गई थी, पर यहाँ पर पीटर हैरान था। अब तभी वहाँ पर गेट के सामने एक डीमन आ जाता है जिसका नाम वॉक है, और इसे देखकर अभी पीटर थोड़ा खुश लग रहा था। लेकिन वॉक बताता है कि उन्होंने ह्यूमंस के साथ समझौता करने का डिसाइड किया है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वॉक जान चुका है कि अब उन्हें ह्यूमन ब्रेन की जरूरत नहीं। लेकिन ये सुनकर पीटर हैरान था। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, डीमन को तो ह्यूमन ब्रेन कितना पसंद है, वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। मगर वॉक बताता है कि नहीं, हम सिर्फ डीजेनरेट होने के डर से ऐसा कर रहे थे, हमें ह्यूमन ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं। पर पीटर ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो 1000 साल पहले ये प्रॉमिस किया ही क्यों जाता,
और वैसे भी बिना सेक्रीफाइस के दोनों जातियां धरती पर कैसे रह सकती है। लेकिन एमा बताती है कि जब डीमंस को डीजेनरेट होने का डर ही नहीं तो फिर उन्हें चिंता किस बात की। वो और कुछ भी खा सकते हैं और इससे डीमंस भी इस धरती पर खुश रहेंगे और ह्यूमंस भी। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन पीटर यहाँ पर कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि उसे तो अभी तक समझ में ही नहीं आया था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी एमा आगे आती है और अपना हाथ आगे करते हुए कहती है कि अब से तुम भी फ्री हो। लेकिन पीटर विश्वास नहीं करता। एमा कहती है कि अब से तुम जहाँ घूमना चाहो घूम सकते हो, तुम्हें बच्चों पर ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं और डीमंस के लिए काम करने की भी जरूरत नहीं। पीटर कहता है कि ये कैसे हो सकता है। एमा फिर से हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि हम तुम्हें माफ कर देंगे क्योंकि ये तो तुम्हारा काम था। लेकिन पीटर बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था। वो उसी प्रॉमिस को रिपीट करता है जो कि ह्यूमंस और डीमन के बीच में हुआ था। उसे वो पूरा प्रॉमिस बिल्कुल अच्छे से याद था। असल में वो उसी क्लैन से है जिस क्लैन ने डीमन के साथ ये प्रॉमिस किया था जब उन्होंने हाथ मिलाया था, और तभी से वो चीज इनकी हिस्ट्री बन चुकी है। पीटर उसको रिपीट करने के बाद बिल्कुल चुप हो गया था और इसके बाद हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। पीटर उसी क्लैन से है और एक पीटर का भाई भी है जिसका नाम जेम्स है। और एक दिन जेम्स को अपने पुराने हिस्ट्री के पेपर में से पता चला कि उनका क्लैन आखिर डीमन के साथ हाथ क्यों मिलाया था। उन्होंने ह्यूमन की हिफाजत के लिए ये सब किया था, मगर सच्चाई कुछ और थी। जेम्स को यहाँ पर कई सारी चीजें जानने को मिलती है, यहाँ तक कि ये भी कि डीमंस ह्यूमन ब्रेन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जब जेम्स को ये बात पता चलती है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सोचता है कि अगर डीमन बिना ब्रेन के जिंदा रह सकते हैं और डीजेनरेट नहीं होंगे तो आखिर फिर वो ब्रेन को मंगाते क्यों हैं। उसे पता चलता है कि उसका क्लैन ही ऐसा नहीं होने देना चाहता था। वही कई सालों से उन लोगों को रोकते आ रहे थे जो कि डीमन को डीजेनरेट होने से रोकते हैं। वो चाहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन उन डीमंस को मिले और इससे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पूरी की पूरी उस क्लैन के हाथ में रहे। इससे क्लैन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता। अब जब ये बात पीटर को पता चलती है तो वो इस चीज पर बड़ा खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसके पूर्वज ने कितना महान काम किया है। वो एक बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट करके गए हैं। सारा राज अभी पीटर और जेम्स के हाथ में होगा। पीटर खुश था लेकिन जेम्स बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। उसकी लाइफ तभी से बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया। उसने अपना नाम विलियम रख लिया और उसके बाद वो लग गया था सारी रिसर्च करने में और सोचने में कि आखिर वो सभी ऑर्फनेज को किस तरह से खाली करेगा। वो जिस क्लैन से है उसकी पूरी जानकारी उसके पास थी। इस वजह से उसे हर कुछ पता था कि एक ऑर्फनेज में कितने रास्ते होते हैं, किस गेट से अंदर जाया जा सकता है और सिस्टम कहाँ पर है और उसे कैसे हैक कर सकते हैं। उसके पास सारी डिटेल्स थी। अब बस उसे किसी तरह से डीमंस को समझाना था। लेकिन ये चीज जब पीटर को पता चली तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है कि आखिर उसका भाई ऐसा करना क्यों चाहता है। उनके पूर्वजों ने उन्हें इतना बड़ा एक राज्य नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे दी जिस पर वो राज कर सकते हैं। फिर आखिर उसका भाई ऐसा क्यों कर रहा है। वैसे पीटर अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये सब देखते हुए उसे कुछ लोगों को ऑर्डर देना पड़ता है कि उसके भाई को वो मार दे। और कुछ ही दिन में खबर आती है कि विलियम मारा जा चुका है। पीटर भी वहाँ पर गया था। वो अपने भाई की बॉडी देखकर बहुत रोता है क्योंकि उसे बहुत दुख था। लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो गया क्योंकि वो जानता था कि उसने जो कुछ भी किया वही सही था। बस वो ऐसा सोच रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने पूर्वजों के लिए किया और वो जैसा चाहते थे उसने उन्हीं के रास्ते को अपनाया। अब हम वापस से करंट टाइम में आते हैं। एमा ने तो हाथ आगे बढ़ा दिया था। पीटर को बस हाथ आगे करना था, लेकिन पीटर कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों से हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि मुझे अभी भी नहीं लगता कि तुम लोग सही हो। ये 1000 सालों से चला आ रहा है और इसे ऐसा ही चलना चाहिए। साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी कहता है कि अगर तुम सच में चाहते हो कि डीमंस और ह्यूमंस हाथ मिला ले तो फिर ऐसी दुनिया में तुम ही रहो, मैं ऐसी दुनिया में नहीं रह सकता। वो तुरंत ही चाकू अपने गले पे रख लेता है और खुद को मार देता है। पर उसके खुद को मारने का असली कारण ये था कि उसने डीमंस के लिए अपने भाई को मार दिया। मतलब जिस पूरी दुनिया पर राज करने के लिए उसने अपने भाई को मार दिया। पर अब वो दुनिया उसके कंट्रोल में नहीं रहने वाली। अब उसे बचाने के लिए एमा आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक पीटर खत्म हो चुका था। नॉर्मन उससे कहता है कि अब ये नहीं रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी जो बाकी ऑर्फनेज थे उनके डीमंस को भी पता चल गया था कि अब एमा वाला ऑर्फनेज नहीं रहा। इस वजह से वो तुरंत ही रॉयल डेमन के पास ये खबर पहुंचाने का फैसला करते हैं। यहाँ वापस से हम एमा के पास आते हैं। अभी सभी सिस्टर और बेला इन लोगों को बाय कह रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में चले जाना चाहिए और वो बताती है कि उन सभी ने यहीं रुकने का फैसला किया है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जिस चीज़ की सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए और वो इसके लिए मरना पसंद करेंगे। पर इस चीज़ पर रे तुरंत ही कहता है कि उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही एमा भी कहती है कि ये तो गलत है, ये तो आपका काम था, आप तो बस अपना काम कर रहे थे और वैसे भी हम में से किसी को भी पहले तो ये बात पता ही नहीं थी। हम लोगों ने हमेशा से ही आपको अपना मदर समझा। साथ ही वो बाकियों को भी कह रही थी, मगर वो उस ऑर्फनेज में नहीं रहती थी, वो दूसरे ऑर्फनेज से आई थी। एमा कहती है कि आप भी ह्यूमन वर्ल्ड में आ सकते हो और वहाँ पर वैसे भी अभी सभी छोटे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे।
तो वहाँ पर भी एक ऑर्फनेज बन सकता है जिसका काम डीमंस को खाना खिलाना नहीं होगा, पर वो वहाँ पर दिल से बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और इस चीज़ में तो उन्हें खुशी भी होगी। ये सुनकर बेला तो रोने लगी थी। बाकी बच्चे भी उसके पास आ जाते हैं। बेला भी तैयार थी वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में खुशी खुशी जाने के लिए। अब वो सभी उस लीवर को खींचते हैं और इस बार सच में वो एलिवेटर चालू हो जाता है। अब ऊपर आने के बाद उनके सामने एक बहुत ही बड़ा गेट था। वैसे एमा ने वॉक को बाय बाय कह दिया था क्योंकि वॉक यहीं पर रहेगा अपने गाँव के साथ। अब जब वो ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस बड़े से गेट में एक की हॉल है जिसमें विलियम का वो पेन लगाया जाता है। वो पेन लगाते हैं तो गेट ओपन होता है और अब उनके सामने ह्यूमन वर्ल्ड आने वाली थी। सभी बच्चे आगे बढ़ रहे थे और एमा और फिल अपना हाथ पकड़कर चल रहे थे, लेकिन एमा फिल का हाथ छोड़ देती है। ये देखकर फिल हैरान था, साथ ही सारे बच्चे भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि एमा, नॉर्मन और रे वहाँ पीछे रुक गए थे। साथ ही साथ यहाँ पर नॉर्मन के सभी साथी भी पीछे रुक गए थे। वो सभी इन बच्चों को बताते हैं कि उन्हें यहीं रुकना होगा। सभी बच्चे हैरान थे। फिल कहता है कि अब तो हम आज़ाद हो चुके हैं, फिर आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हो। इस पर एमा कहती है कि हमने सिर्फ एक ऑर्फनेज को आज़ाद किया है जो कि हमारा था। ऐसे ना जाने कितने ऑर्फनेज डेमंस वर्ल्ड में हैं और हमें सारे बच्चों को बचाना होगा। असल में उन्होंने पहले ही ये प्लान कर रखा था। इस ऑर्फनेज को क्लियर करने के बाद वो बाकी ऑर्फनेज की रक्षा करेंगे, जिस चीज़ में नॉर्मन ने खुद साथ देने को कहा था। और रे तो वैसे भी एमा का हमेशा साथ देता ही है। तभी वहाँ पर यूजिका भी आ जाती है और वो कहती है कि वो भी उनका साथ देगी। और वैसे भी यूजिका का यही सपना है। वो हमेशा से यही मानती है कि उसका जो इविल ब्लड है वो उसे इसीलिए दिया गया जिससे कि वो डीमन वर्ल्ड को ह्यूमंस के लिए बना सके और उन दोनों ही वर्ल्ड को एक कर सके। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मन का ही एक साथी था, विंसेंट, जो कि कह रहा था कि उसे रियल ह्यूमन वर्ल्ड में जाना होगा जिससे कि वो बाकी बच्चों की मदद कर सके उस रियल वर्ल्ड में, क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाने के लिए पैसे चाहिए होंगे और उनकी वो सारी जिम्मेदारी विंसेंट उठाएगा। यहाँ पर विंसेंट दूसरी तरफ आ जाता है। इसके बाद फिल एमा को बाय करता है, लेकिन वो रो रहा था क्योंकि वो एमा को बाय नहीं कहना चाहता। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सेफ रहना होगा और हम फिर मिलेंगे। एमा कहती है कि हम जरूर मिलेंगे। इसके बाद वो गेट लॉक होता है और एमा, नॉर्मन, रे और बाकी सारे साथी इस तरफ रह जाते हैं और बाकी लोग वहाँ ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल पड़ते हैं। अगली सीन में टाइम बहुत स्पीड से गुजरता है। हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके थे। सभी सिस्टर्स ने ऑर्फनेज स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सिस्टर की मैरिज भी हो चुकी थी और वो अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की तरह जी रही थी। वो सभी खुशी खुशी बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और यहाँ पर उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखा जा रहा था। वहीं विंसेंट को हम देखते हैं जो कि ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए मेडिकल फील्ड में चला गया था। और इधर हम एमा और उसके ग्रुप को देखते हैं। वो लोग ट्रैवल कर रहे थे और धीरे धीरे वो हर एक जगह पर घूमते हैं। डीमन वर्ल्ड की ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो ना गए। उन्होंने हर जगह देख ली और साथ ही साथ वो कई सारे क्लैन और विलेज में भी गए थे, जहाँ पर जाकर उन्होंने सभी को अपना आइडिया बताया कि डीमन को ह्यूमन ब्रेन की जरूरत ही नहीं है। और वहाँ पर हर डीमन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो एक्सेप्ट करते हैं उस इविल ब्लड को और इसी वजह से अब यूजिका सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। इतनी इंपॉर्टेंट कि धीरे धीरे उसे इतनी पावर मिल जाती है कि अब वो सभी डीमन को लीड करने लगी थी और इसी कारण की वजह से एमा के लिए और ज़्यादा आसान हो गया था बाकी विलेज में जाकर उन लोगों को समझाने में। और इसी तरह से कई और साल बीत जाते हैं। फाइनली पूरी डीमन वर्ल्ड अब इंसानों की दोस्त हो चुकी थी और वो दोनों वर्ल्ड भी एक हो गए थे। जिसके बाद एमा और बाकी सभी यहाँ ह्यूमन के बीच आ जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है बाकी सभी बच्चों से। अब फिल भी बड़ा हो चुका था। वो यहाँ पर एमा को देखकर बहुत खुश होता है। साथ ही बाकी सभी भी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।